दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। तो राहुल गांधी ने अपने देशद्रोही एजेंडा को हवा दे दी है और अपना अंतिम हथियार जेन जेड को आह्वान कर लिया है कि वो देश में आए और अराजकता फैलाए और आग लगा दे। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इसको कैसे रोके। कल वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे और उनके जो खैराती जितने भी पत्रकार लोग जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, खुद गोदी में बैठे हुए हैं, जो विदेशी फंड के जरिए पोषित हैं, वित्त पोषित हैं, उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि बिल्कुल हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। और राहुल गांधी ने कुछ विधानसभा में वोट का जो कुछ ऑनलाइन चेंजेस हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा। और ये खबर 7 सितंबर को, यानी ठीक 10 दिन पहले द हिंदू अखबार में छपी थी पूरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को अक्षरतः यूं की यूं उलटवासी कर दिया राहुल गांधी ने। चलो यहाँ तक तो ठीक था, सुबह 11 बजे तक की बात है। लेकिन उसके बाद रात को 8 बजे के आसपास उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं देश के युवा और छात्रों और जेन जी से आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं और लोकतंत्र को बचाएं। इससे पहले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा काम विपक्ष का नेता हूं, मैं बताना मेरा काम है, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। यानी खुद खड़े रह के आग लगा के उस आग से हाथ तापने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, ये मान के चलिए। और गृह मंत्रालय को इस पे संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। देश का युवा और छात्र, फिर जैन जी कौन सी कौम हुई, कौन सी प्रजाति है जिसको आह्वान कर रहे हैं। नेपाल में अभी जैन जी में 13 साल से लेके और 19-18 साल तक के युवाओं की बात की गई। अब जब इन्होंने छात्र और युवाओं की बात कर ली तो फिर ये जैन जी कौन सी अलग प्रजाति हो गई। मेरा मानना है कि उन्होंने देश में सोए हुए अपने स्लीपर सेल्स को तैयार रहने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि अब 11 साल से शासन कर रहे नरेंद्र मोदी को हटाना उनके बस में नहीं। उनके सारे मुद्दे एक एक करके ध्वस्त हो जाते हैं जितने भी वो प्रयास करते हैं, और चुनाव में मोदी को हरा पाना उनके बूते की बात नहीं है। वो जैसे तैसे करके उदाहरण देते हुए उनके चहाचे पाचे चमचे कहते रहते हैं कि साहब नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, सब जगह सत्ता परिवर्तन हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ राष्ट्रवादी सनातनी लोगों की एक पूरी फौज बनी पड़ी है। उन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी तक पहुँचाया है और उस कुर्सी तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए रखा है। ये जो जनता की ताकत है और जो जनता का भरोसा है नरेंद्र मोदी में, और नरेंद्र मोदी का जनता में भरोसा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये राहुल गांधी सरीखों को कभी भी सफल नहीं होने दे सकती। रात को 8 बजे जो ट्वीट किया गया उसको 9:15 बजे तक अपडेट भी किया गया कि देश के युवा, छात्र और जैन जी से आह्वान करता हूं कि वो आ गया है, लोकतंत्र को बचाएं। क्या आप मानते हैं? मेरा शक है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो बंगाल में हैं, अभी बिहार में है, बंगाल में भी उनकी छटनी होने वाली है। हालांकि चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता पुनरीक्षण करने का निर्णय बता चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोगले नेताओं को डांटने की बजाय इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दी, यदि कोई गड़बड़ हुई तो हम पूरी व्यवस्था को रद्द कर देंगे। आप मान के चलिए कैसा सुप्रीम कोर्ट है जो भी इन देशद्रोही दुष्टों के साथ मिला हुआ है। मतलब हम कैसी व्यवस्था के तहत जी रहे हैं, कैसी व्यवस्था हमने खड़ी की इतने सालों में। नेहरूवाद ने जो हमको जख्म दिए हैं उनका कोई
इलाज नज़र नहीं आ रहा। हालांकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार इसका इलाज भी कर रही है। अभी सामने से नहीं दिख रहा, लेकिन इसके परिणाम धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे। न्यायपालिका में इस तरह के लोग बैठे हैं जो सनातन को कुछ नहीं समझते। पिछले दिनों, मेरा पिछला वीडियो इसी पे था, पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो बयान दिया कि भगवान विष्णु से ही प्रार्थना कीजिए, वो अपने आप सही कर लेंगे। भगवान विष्णु जब सही करने लगेंगे तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, कभी सोचा है? इसी तरह राहुल गांधी क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी गुंडों को, दरअसल नेपाल में जो हुआ उसमें $90 मिलियन खर्च हुए अमेरिका के। ये रिपोर्ट अभी छपी है और अभी नेपाली अखबारों में भी प्रकाशित हुई। और भारत में तो पहले से ही फंडिंग चल रही है, जॉर्ज सोरोस की, अमेरिकन डीप स्टेट की और बहुत सारी विदेशी संस्थाओं की, विदेशों की, ताकि भारत में किसी तरह राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जा सके। बावजूद इसके, और जब ये एसआईपी का सरकार ने निर्णय ले लिया तो एसआईपी से 68 लाख मतदाता तो खाली बिहार में हटे हैं। 30 सितंबर तक इनका कुछ होना है और शायद 1 या 7 सितंबर तक, 7 अक्टूबर तक इनकी फाइनल सूची आ जाएगी। हालांकि मतदाता सूची का एडिशन यानी संपादन, मतदाताओं का हटना जुड़ना, ये सिर्फ चुनाव घोषित होने से पहले तक चलता रहता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कभी कोई मतदाता कहीं ट्रांसफ़र कर जाएगा, कोई भगवान को प्यारा हो जाएगा, कोई अपना स्टेट बदल लेगा, किसी का कहीं मतदाता प्रमाण पत्र बना हुआ तो यहाँ हटवाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें सतत प्रक्रिया है। अब गहन मतदाता पुनरीक्षण में जो लोग 2-2 वोट बनाए बैठे हैं या अवैध वोटर हैं, अवैध वोटर इसलिए कि उन्होंने लोगों ने जाली आधार कार्ड बनवा लिए और निर्वाचन आयोग से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए, वोट डाल रहे हैं जो भारत के नागरिक ही नहीं है। ये देश की कितना नुकसान कर रहे हैं। भारत के संसाधनों का तो कबाड़ा कर ही रहे हैं, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कितना बड़ा झोल पैदा कर रहे हैं। और ये विपक्षी पार्टियां सब इन्हीं के पीछे कूद रही हैं, क्योंकि इनका सामूहिक वोट बैंक, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे, मोदी जी के विरोधी हैं, तो इसके चलते बैठे हैं। तो क्या यही लोग जैन जी के नाम से राहुल गांधी ने आह्वानित किए? क्योंकि जो भारत का नागरिक ही नहीं, वोट ही नहीं दे पाएगा, तो इनके लिए कोई संपत्ति तो रही नहीं। अब वो मानव बम बन के भी कहीं कुछ करे तो अराजक स्थितियां तो पैदा हो ही सकती हैं। मानता हूँ सरकार इसमें कुछ आगे करने की अवस्था में जरूर है और सरकार इसे भली भांति निपट लेगी, लेकिन फिर भी देश और देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी ने इस बार राष्ट्रघाती आह्वान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, गृह मंत्रालय उनको पकड़ के, उनको बिठा के थोड़ी उनकी सेवा पूजा करके और एक पूरी सच्चाई उगलवाए। खाली विपक्ष के नेता होने के नाते उनको इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।